वहाँ पर आप हिस्सेदारी दिला पाए क्या? बिल्कुल दिला पाए हम हिस्सेदारी, 4% रिजर्वेशन मिलता है। अभी आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि एक मंदिर के मामला आया था, तो मंदिर का एक आंगन जो था वो बहुत छोटा था, तो जो उनका सालाना प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ दिक्कत होती थी। जो मंदिर के पुजारी थे वो तमाम लोगों के जो नेता थे वहाँ के वहाँ गए, उन्होंने कहा कि फंड मंजूर करवा दीजिए, नहीं करवाया। लास्ट में जाके वो अकबर साहब के पास जाते हैं जो MIM के फ्लोर लीडर हैं तेलंगाना में। वो उस मंदिर के लिए, काली माँ का मंदिर था, 10 करोड़ रुपए मंजूर करवाते हैं और 2 करोड़ रुपए वो मस्जिद के लिए मंजूर करवाते हैं। तो अगर हकीकत में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेकुलर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर है। मुझे उसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी वो सेकुलर नहीं करते हैं। उस वक्त के MLA इम्तियाज़ जलील के साथ मौका वारदात पे जाते हैं और वो मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो दलित का मामला हो, आदिवासी का मामला हो, OBC समाज का मामला हो, मुस्लिम समाज का मामला हो, सिर्फ आवाज़ उठाने वाले सड़क से लेके पार्लियामेंट तक सिर्फ हॉस्पिटल। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर हिस्सेदारी की आप जो बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में हिस्सेदारी क्या आपने दिलवाई है, वहाँ स्कीम चल रही है शादी मुबारक के तहत और एक लक्ष्मी कन्या धन के तहत। जो गरीबों की शादियों में दिक्कत आती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक देती है। तो ये हिस्सेदारी चाहिए भाई। 20,000 का आप लैपटॉप दे रहे हो हमें, पहली बात लैपटॉप लेके हम क्या करेंगे? क्या मुस्लिम समाज में कितनी परसेंटेज है पढ़ाई की? आप हमारे लिए पहले कॉलेज खोलिए, आप हमारे लिए पहले स्कूल खोलिए। लैपटॉप तो बात की बात है। आप बताइए मुस्लिम परसेंटेज, अखिलेश यादव बताएं कि कितने परसेंटेज लैपटॉप मुस्लिमों में बांटे गए। भाई हमारे लिए स्कूल खोलिए, हमारे लिए कॉलेज खोलिए। कॉलेज खुला था, जौहर यूनिवर्सिटी। तो जौहर यूनिवर्सिटी खुली, क्या असर हुआ उसका बताइए आप? सिर्फ जौहर नाम है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। यूनिवर्सिटी को बंद कराया जा रहा है। क्या अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई उसके लिए? उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय AIMIM नेता हैं। मैं इस वक्त बरेली में हूं और बरेली में किस तरह से AIMIM काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या कारनामा करने की कोशिश करेगी AIMIM और यहाँ 100 सीटों पर लड़ेगी। तो इनके 2022 को लेकर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं AIMIM? बरेली के अंदर मैं बरेली के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी तैयारियां यहाँ पे 9 विधानसभाओं में बूथ स्तर तक हमारी तैयारियां चल रही हैं और इंशाल्लाह हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे 2022 का। यहाँ जो है यहाँ BJP और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी जीतती रहती है और अगर लोकसभा की बात करें तो BJP का यहाँ वर्चस्व है। उस बीच जो है आप किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? जिला पंचायत का हमारी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया। वार्ड नंबर 59 जो 123 बितरी विधानसभा में आता है, हमने वहाँ से विजय प्राप्त की। जब हमने वर्क स्टार्ट किया तो हमारी पार्टी को बहुत हल्के में लिया गया कि आप यहाँ पर सीट नहीं निकाल पाएंगे, आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 7,500 वोट वहाँ पर हमने लिया और जिस तरीके से हमने मेहनत की, ऐसे ही हम 2022 का हमारी जो रणनीति जो चुनाव का हमारा है, 2022 में भी हम इंशाल्लाह अपने यहाँ से बरेली से 1 या 2 विधायक में इंशाल्लाह निकालेंगे। कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट जीते हैं ज़िला पंचायत में वो अपने फेस पे जीते थे। कोई भी कैंडिडेट, इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2-3 चुनाव वो लड़ चुके थे, उससे पहले तो जीत हासिल नहीं हुई। वो क्यों नहीं जीते? जनता ने उनको नकार दिया। वो जो जीते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के फेस पे जीते। हो सकता है उनका भी अपना कुछ वोट हो, पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी इम्पैक्ट रहा है वहाँ पे। बाद में वो जाके जो है BJP से मिल गए। अब ये उनका अपना मिजाज है। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने क़यादत के लिए बात की थी कि हमारी उम्र हो गई, अब हम जो है वो कौम व मिल्लत के लिए काम करना चाहते हैं। अब धोखा दे के चले गए, वो तो किसी के दिल में नहीं बैठे हैं। लोग आते हैं, वादे करते हैं, पर इसी तरीके से वो शामिल हुए, जीत हासिल हुई और वो धोखा दे के MIM को चले गए। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी जो है वोट काटने आए हैं? देख, समाजवादी की 4 बार सरकार बन चुकी उत्तर प्रदेश के अंदर, 4 बार मायावती की सरकार बन चुकी। क्या मुसलमानों के हालात में बदलाव आया? क्या मुसलमानों को नौकरियां मिली?
क्या मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन दिया गया? आज मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी क़यादत को मजबूत करें। और जब अब तक जो है 2019 तक चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश को वोट दिया या जो फर्जी सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, अब मुसलमानों को चाहिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में वोट दें और अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। अखिलेश यादव ने दिया तो उन्होंने वो बोले नौकरी दी है, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री दी है। जब हम एक मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए लगा के अगर हम मस्जिद की तामीर कर सकते हैं, तो क्या हम कब्रिस्तान की बाउंड्री अपने पैसे से नहीं कर सकते? तो हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें मस्जिद के लिए पैसा नहीं चाहिए सरकारी, वो मुस्लिम समाज अपने पैसे से बनवा सकता है, इतना सक्षम है। हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए हिस्सेदारी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप भी दिया और जो है हिस्सेदारी दी। आप क्या समझते हैं कि सियासत में लैपटॉप देना हिस्सेदारी है? उसे हिस्सेदारी नहीं कहते। 18% मंत्री बना दिया और क्या हिस्सेदारी लेंगे आप? तो आप समाज के किसी एक व्यक्ति को अगर मंत्री बना देंगे तो वो पूरे समाज का तो प्रतिनिधित्व नहीं करता है ना। हमें 18% रिजर्वेशन चाहिए, जो अखिलेश यादव ने हमसे वादा किया वो रिजर्वेशन नहीं दिया, और मुसलमानों के दम पे अखिलेश यादव अब तक सत्ता में रहे। अब मुस्लिम समाज अपने हिस्सेदारी मांग रहा है। क्या आप मायावती को ले लीजिए, क्या मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, साक्षर कमेटी, बहुत सारी सरकारी ऐसी तमाम कमेटियां जो आई कि आज हम हिंदुस्तान में दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। और जिसकी सियासत मजबूत होती है उसका समाज मजबूत होता है। मुसलमानों के साथ बदकिस्मती ये रही कि कभी नेहरू को माना, कभी लालू को माना, कभी मुलायम सिंह को माना, अब अखिलेश को और तेजस्वी यादव को अपना रहनुमा मान रहे हैं। पर वो फिर मुगालते में है, जैसी स्थिति मुसलमानों की मुलायम सिंह के राज में रही, लालू के राज में रही या शरद पवार के राज में रही, वही स्थिति अगर नहीं समझे, अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया, तो अखिलेश के राज में भी यही होने वाली है और तेजस्वी के भी राज में यही हालत होने वाली है कि मुसलमानों को सिर्फ नारे लगाना, सिर्फ दरी बिछाना, यही काम दिया गया समाजवादी पार्टी में। मतलब आप बार बार जो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। देखिए, क्या मायावती जब आई तो उन्होंने दलित कार्ड नहीं खेला या दलितों की बात नहीं की? मायावती पार्टी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं थी, वो पंजाब में बनी। उसे पंजाब में कामयाबी नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिली। हमारी जद्दोजहद जारी है और पहले हम अपने समाज को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। हमारे समाज का जब बोर्ड इकट्ठा होगा तब हमसे दूसरे समाज के लोग जुड़ेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे तो दूसरे समाज के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। आप पे आरोप लगता है कि तेलंगाना में सिर्फ केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे 100 पे लड़ना है। देखिए, ये पार्टी की रणनीति होती है कि कहाँ पर कितनी सीटों पे लड़ना है। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें आती हैं और वहाँ पर हमें 4% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। और सेकुलर वाली जो बात रही, तो क्या वहाँ पर आप हिस्सेदारी दिला पाए क्या? बिल्कुल दिला पाए हम हिस्सेदारी। 4% रिजर्वेशन मिलता है। अभी आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि एक मंदिर के मामला आया था, तो मंदिर का एक आंगन जो था वो बहुत छोटा था, तो जो उनका सालाना प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ दिक्कत होती थी। जो मंदिर के पुजारी थे वो तमाम लोगों के जो नेता थे वहाँ के वहाँ गए, उन्होंने कहा कि फ़ंड मंजूर करवा दीजिए, नहीं करवाया उन्होंने। लास्ट में जाके वो अकबर साहब के पास जाते हैं जो MIM के फ्लोर लीडर हैं तेलंगाना के। वो उस मंदिर के लिए, काली माँ का मंदिर था, 10 करोड़ रुपए मंजूर करवाते और 2 करोड़ रुपए वो मस्जिद के लिए मंजूर करवाते हैं। तो अगर हकीकत में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेकुलर है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर है। मुझे उसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी वो सेकुलर नहीं दिखती है। आपने कहा कि मंदिर के लिए भी पैसे दिलवाया और मस्जिद के लिए भी, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को तो जो है हिंदू विरोधी कहा जाता है। आप मुझे असद साहब का एक बयान दिखा दीजिए जो हिंदू विरोधी रहा हो। और रही बात, आपने एक देखा होगा पार्लियामेंट में आवाज़ किसकी उठाते हैं असद साहब? हमेशा दलितों की उठाते हैं, आदिवासी की उठाते हैं, यानी कि मजलूम की आवाज़ उठाने वाले का अगर नाम है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। आपने एक महाराष्ट्र का कांड सुना होगा। महाराष्ट्र के अंदर 5 दलितों को टुकड़ों में छोटे छोटे काट के खेतों में फेंक दिया गया था। महाराष्ट्र में तमाम नेता दलित समुदाय से आते हैं, आवाज़ नहीं उठाई। मेरे सदर जाते हैं उस वक्त के MLA इम्तियाज़ जलील के साथ, मौका वारदात पे जाते हैं और वो मुद्दा जो है वो पार्लियामेंट में उठाते हैं। तो दलित का मामला हो,
आदिवासी का मामला हो, ओबीसी समाज का मामला हो, मुस्लिम समाज का मामला हो, सिर्फ आवाज़ उठाने वाले सड़क से लेके पार्लियामेंट तक सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर हिस्सेदारी की आप जो बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में हिस्सेदारी क्या आपने दिलवाई है, वहाँ स्कीम चल रही है शादी मुबारक के तहत और एक लक्ष्मी कन्या धन के तहत। जो गरीबों की शादियों में दिक्कत आती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक देती है। तो ये हिस्सेदारी चाहिए भाई। 20,000 का आप लैपटॉप दे रहे हो हमें, पहली बात लैपटॉप लेके हम क्या करेंगे? क्या मुस्लिम समाज में कितनी परसेंटेज है पढ़ाई की? आप हमारे लिए पहले कॉलेज खोलिए, आप हमारे लिए पहले स्कूल खोलिए। लैपटॉप तो बात की बात है। आप बताइए मुस्लिम परसेंटेज, अखिलेश यादव बताएं कि कितने परसेंटेज लैपटॉप मुस्लिमों में बांटे गए। भाई हमारे लिए स्कूल खोलिए, हमारे लिए कॉलेज खोलिए। कॉलेज खुला तो था जौहर यूनिवर्सिटी, तो जौहर यूनिवर्सिटी खुली, क्या असर हुआ उसका बताइए आप? सिर्फ जौहर नाम है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। यूनिवर्सिटी को बंद कराया जा रहा है। क्या अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई उसके लिए? वो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, इसके लिए क्या सिर्फ आजम खां आवाज़ उठाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ उठाई उसके लिए। और MIM के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने सड़क से लेके सोशल मीडिया तक उनके लिए आवाज़ उठाई है। आप मुझे बताइए कि कितनी रैलियाँ की समाजवादी पार्टी के वर्करों ने आजम खान साहब के लिए, बताइए आप मुझे। अखिलेश ने साइकिल चलाई। साइकिल किसके लिए चलाई? किसके लिए? अभी जो हाल फिलहाल में उन्होंने साइकिल चलाई है, वो उनके जो फाउंडर मेंबर हैं वो उनकी याद में निकाली थी उन्होंने। उसमें आजम खान साहब का जिक्र भी नहीं है। आप बताइए मुझे, आजम खान साहब का जिक्र है? कहीं नहीं है उसमें। आजम खान साहब को उन्होंने इस्तेमाल किया, अब उनकी एज हो गई, आजम खान साहब को किनारे लगाया जा रहा है। और ये मुसलमानों को बखूबी सोचना चाहिए। भाई हम मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है, मायावती ने क्या किया? क्या चंद्रशेखर रावण, ये उनके खुद के अल्फाज नहीं है कि मैं दलित समाज के उद्धार के लिए आया हूँ? अगर हम मुसलमान की बात करते हैं, क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? भाई मुसलमान भी इस देश का है। और अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो इसमें क्या गलत करते हैं? नेहरू पंडित ने किसकी बात की? बीजेपी किसकी बात करती है? केजरीवाल किसकी बात करते हैं? भाई हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और मुसलमानों के साथ साथ जो दबे कुचले समाज हैं, हम उनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये मुस्लिम समाज को सोचना है कि बिखरना है या एक साथ आना है। एक मैं बात और आपसे कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं वोट काट रहे हैं। आपने भोजीपुरा की सीट सुनी होगी, बरेली के अंदर आती है। 2017 में 1,05,000 बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, 76,000 वोट मिलते हैं समाजवादी के शहजुल इस्लाम को। बसपा के कैंडिडेट को सुलेमान बेग को मिलते हैं 49,000 वोट। अब आप मुझे बताइए, मुसलमान का वोट का बिखराव कब से हो रहा है? ये तो एक जमाने से हो रहा है। ऐसा साहब तो नहीं थे, MIM ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वहाँ बीजेपी जीत जाती है। तो ये हमें बेवकूफ़ बनाया गया।